बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी अनुवाद के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हिंदी अनुवाद में क्या पढ़ना है। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी बीए के चौथे सेमेस्टर में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी में हमको क्या पढ़ना है। तो आपको हिंदी अनुवाद पढ़ना है चौथे सेमेस्टर में। अनुवाद हिंदी अनुवाद में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी होती है उसी के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर जी बताइए बताइए क्या पढ़ना है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं हमको क्या पढ़ना है। सेमेस्टर 4 बीए सेकंड ईयर में हिंदी में आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आइए देखिए हिंदी अनुवाद को पढ़ने से क्या होगा। विद्यार्थियों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम बनाना तथा भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रचार प्रसार में सहायक बनाना है इस सिलेबस का उद्देश्य। ठीक है, ये कोर्स आउटकम्स होता है। पासिंग मार्क्स कितना है, कितना नंबर पाइबो तो पास हो वो भैया। देखो 25 नंबर के तो आपके कॉलेजे में सब कुछ हो जाते हैं, 10 नंबर का असाइनमेंट और 15 नंबर का आपका जोन आपका रवैया रहते कॉलेज में वो करे हिसाब से कुल मिला के आपका 25 नंबर मिलत है। तो 25 नंबर में से अगर 10 नंबर आप पावत हो तो पास के दिन जाबो। लेकिन अब 75 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर होता है, अलग सेंटर जाता है आपका, और जहां पर सेंटर आता है वहां पर पेपर होता है। तो 75 नंबर का वो पेपर होता है। 75 नंबर में से आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यानी बेसिकली बोलूं तो लगभग 100 का पूर्णांक आपका जो होता है उनमें से आपको 40% नंबर पाना होता है। यानी कि 40 नंबर अगर आप पाएंगे 100 में से तभी को आपको पास कर दिया जाएगा, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। आप बैक पेपर डालोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सिलेबस बैक के लिए भी है, रेगुलर के लिए भी है, सभी के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखने का प्रयास करते हैं क्या क्या पढ़ना है। 8 इकाइयों में सिलेबस बटा हुआ होता है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, सिलेबस सेम ही है। ठीक है, आइए देखिए आपका विश्वविद्यालय कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ये नहीं कि भाई आप इस विश्वविद्यालय से तो आपका बदला होगा, आप उस विश्वविद्यालय से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप चौथे सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, यही सबसे बड़ी बात है और आपको यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इकाई नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है, अनुवाद की अवधारणा, यानी कि अनुवाद क्या होता है, अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद का अर्थ क्या है, अनुवाद की परिभाषा क्या है, अनुवाद का स्ट्रक्चर यानी स्वरूप क्या है, अनुवाद का क्या महत्व है, अनुवाद के कितने रूप होते हैं, जैसे लिपियांतरण हो गया, मशीनी अनुवाद हो गया, ये सब जो है इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। लिपियांतरण का मतलब समझते हैं ना, एक लिपि से दूसरी लिपि में कन्वर्ट करना। जैसे कि ये राम जो लिखा है, ये किस लिपि में लिखा है, ये लिखा है भैया किस लिपि में, ये लिखा है देवनागरी लिपि में। लेकिन इसी राम को अगर हम ऐसे लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, इसी राम को हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिपियांतरण। ये लिपि कौन सी, रोमन लिपि में मैंने लिख दिया। ये राम किस लिपि में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ किस लिपि में भैया, देवनागरी में। ध्यान रखेंगे, तो लिपियांतरण वो होता है। अनुवाद क्या होता है, एक भाषा का जो भाव होता है दूसरे भाषा में लिखना, एक प्रकार से क्या होता है, वो अनुवाद होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अनुवाद के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने वाला हूँ इकाई नंबर 1 में। ठीक है, और अनुवाद के जो गुण होते हैं, सॉरी अनुवादक के गुण यानी जो अनुवादक करता होता है, जो अनुवाद करने वाले लोग होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, उनका क्या दायित्व होता है और उनसे क्या अपेक्षाएं करी जाती हैं, उनके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। एक अच्छे अनुवादक के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है 2023 की परीक्षा में, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि वो क्या होते हैं, कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं या होनी चाहिए एक अनुवादक के पास, एक ट्रांसलेटर के पास। ठीक है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अनुवाद में रोजगार की संभावनाएँ जो हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। एक अनुवादक के लिए रोजगार की बहुत सारी संभावनाएँ आज वर्तमान में हैं। आप देखेंगे अभी राम मंदिर बना, टूरिज़्म को लेकर के बढ़ावा मिलेगा। देश और विदेशों से लोग यहाँ पर आएँगे, तो उसके लिए अगर आप एक अच्छे अनुवादक हैं, द्विभाषीय हैं अच्छे, तो आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं यहाँ पर और आपकी नौकरी समझ लीजिए फिक्स है। नौकरी क्या, आप अच्छे तरीके से आप मतलब पकड़ोगे 4-6 लोगों को और उसके बाद टहलाओगे पूरी अयोध्या और कहोगे भैया हाँ, तो 500 लाओ, तुरंत मिलेगा रुपया और तुरंत उनको आप घुमाओगे, या जो भी आपको चार्ज रखना होगा रखेंगे और आप पूरे अयोध्या उनको घुमाएँगे और आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, अनुवाद का ही एक प्रकार से प्रकार, मतलब अनुवाद, आप अगर अनुवादक हैं अच्छे, आप सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, आप दुभाषी हैं, आप अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला।
तो अनुवाद की अवधारणा को हम बड़ी ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अनुवाद के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे इकाई नंबर 2 में। अनुवाद के क्षेत्र के बारे में अगर बात की तो अनुवाद की प्रक्रिया को समझेंगे। इसके अलावा अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके से अनुवाद किया जा सकता है उसको समझेंगे। अनुवाद की सीमाएँ कहाँ तक हैं उसके बारे में समझेंगे। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में क्या समस्याएँ आती हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, उन चीज़ों पर हम फ़ोकस करेंगे। या समस्याएँ आ गई तो उन समस्याओं का समाधान किन प्रकरणों, किन विधियों के माध्यम से हम करते हैं, उन चीज़ों पर हम नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। आपको बता दूँ हिंदी के 4th सेमेस्टर की बहुत सारी वीडियोज़ और मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो 2023 में पूछे गए हैं, वो सब हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो एक बार अगर प्लेलिस्ट आप खंगाल लेंगे, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, उसमें हर एक विश्वविद्यालय से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएँगी। तो आप पहले से आप अगर हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ लीजिए एक बार हमारे चैनल पर जो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो जब मैंने नई क्लासेस दूँगा, तो उसमें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तीसरी इकाई की अगर बात की है तो मतलब अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ देखें अगर, तो अनुवाद का जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, उसमें संस्कृति, साहित्य और भाषा, इसके बारे में समझेंगे। संस्कृति क्या है, साहित्य क्या है और भाषा क्या है, इसके बारे में समझेंगे। अनुवाद और संस्कृति के बारे में समझेंगे, यानी कि कल्चर और अनुवाद का क्या संबंध है और किस तरीके से अनुवाद संस्कृति को हस्तांतरण में मदद करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है, संस्कृति के प्रसार प्रचार में। इसके अलावा अनुवाद और समाज की दृष्टि को डालेंगे, यानी कि जो एक अनुवाद और एक प्रकार से समाज में क्या एक प्रकार से संबंध होते हैं, ठीक है? एक समाज में परिवर्तन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो अनुवादक उसमें किस तरीके की भूमिका निभाता है या अनुवाद उसमें कितनी महती भूमिका निभाता है। अनुवाद और भाषा के बारे में समझेंगे। इसके अलावा बहुभाषिक समाज में अनुवाद की क्या उपयोगिता होती है, इसको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछे जाते हैं जो परीक्षा में, ओके? इकाई नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है? इकाई नंबर 4 में हमको अनुवाद के साधन के बारे में पढ़ना है। अनुवाद में कोश का क्या महत्व है? कोश माने होता है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का बहुत महत्व होता है अनुवाद में। तो आप मान लेते हैं किसी शब्द का मीनिंग या किसी वर्ड की मीनिंग आप नहीं जानते हैं, तो आप कोश उठा कर के देखेंगे, तमाम प्रकार के कोश होते हैं, तो उन कोशों में आप देख लेंगे कि भई क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएँगे। तो कोश का बड़ा महत्व होता है अनुवाद में। कोश कोश कई प्रकार के होते हैं, कोशों के प्रकार के बारे में जानेंगे, कोशों का उपयोग कैसे किया जाता है, इसको समझेंगे। संकेत प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। शब्दकोश का उपयोग हम कैसे करते हैं, इसको समझेंगे। थियारस के क्या उपयोग है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पर्याय कोश के क्या उपयोग है, थियारस वगैरह ये भी कोश के ही प्रकार हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उच्चारण कोश क्या होता है, इसको समझेंगे। इसके मतलब पर्यायवाची कोश, पर्याय कोश, उच्चारण कोश जिसमें आप उच्चारण के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। भाषिक कोश क्या होता है, इन सभी का उपयोग कैसे होता है अनुवादक के लिए, इन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। विषय कोश के उपयोग, परिभाषा कोश के उपयोग, विश्व कोश का उपयोग, साहित्य कोश का उपयोग, मिथक कोश का उपयोग और पुराण कोश का उपयोग, इन सभी के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने वाले हम लोग। तो ये हम समझेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। तो आप देखेंगे इकाई नंबर 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है, ठीक है? तमाम प्रकार के जो कोश हैं, उन कोश के बारे में पढ़ना है। सब कोश के प्रकार हैं, पर्याय कोश, शब्दकोश, थियारस, उच्चारण कोश, भाषिक कोश, विषय कोश, परिभाषा कोश, विश्व कोश, साहित्य कोश, मिथक कोश, ठीक है? इनके बारे में जानेंगे, ओके? अगर आप अभी से जानना चाहते हैं तो आप एक बार मॉडल पेपर जा कर के प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उनको अभी से देखना प्रारंभ कर दीजिएगा, ताकि आपको बाद में चल कर के दिक्कत ना हो, ठीक है? आगे देखेंगे 5वां प्रश्न मतलब 5वीं इकाई जो है आपकी, उसमें आपको पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में पढ़ना है। पारिभाषिक शब्दावलियों की अगर बात की जाए, तो पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? पारिभाषिक शब्दों से क्या तात्पर्य है और उनका लक्षण क्या-क्या होते हैं? सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्दों की अनुवाद में क्या भूमिका होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्द में क्या अंतर होता है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे नियम कायदे हैं। उन नियम कायदों के बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार पारिभाषिक शब्दावली बनाने में कितनी भूमिका मतलब कि कौन-कौन से सिद्धांत होते हैं, किन सिद्धांतों का सहारा लेकर के हम लोग पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण करते हैं, पारिभाषिक शब्दावलियों को बनाते हैं, ठीक है? उसको समझेंगे। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर भी नज़र डालने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से इकाई नंबर 5 में ये तमाम प्रकार के टॉपिक जो हैं इनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इकाई नंबर 6 हमसे मिलेगी। इकाई नंबर 6 बोलेगी कि भैया हम लोग पढ़ते चलो आगे। हम कहा बिल्कुल चलो भाई पढ़ते हैं आपको भी। इकाई नंबर 6 मकाओ पढ़ेगा मैं सबका। इकाई नंबर 6 में हमको पढ़ना है अनुवाद का पुनरीक्षण, पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा, ठीक है? पुनरीक्षण यानी दोबारा से उसकी जाँच करना, मूल्यांकन करना, ठीक है? और समीक्षा करना।
इन तीनों टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इन तीनों टॉपिक से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, पुनरीक्षण अनुवाद में, मूल्यांकन और समीक्षा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो इन तीनों टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पुनरीक्षण क्या होता है, इसके मतलब इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता और इसकी जो गुण होते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा समीक्षा क्या होती है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे हम। तो पुनरीक्षण क्या है, मूल्यांकन क्या है, समीक्षा क्या है, इन तीनों टॉपिक को हम बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। और खास करके पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा को अगर आपको समझना तो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर जो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में, आप उनको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार इसलिए कर रहा हूँ चूँकि जब आप परीक्षा आती तभी आप पढ़ते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है मेरे को। क्यों? चूँकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता एक बार में। तो अगर आप बीए पढ़ रहे हो यार भैया, तो बहुत ही बढ़िया सिलेबस तैयार किया गया। आप यूपीएससी की परीक्षा चुटकियों में निकाल सकते हैं, आईएएस वाईएएस तुरंत बन जाओगे। क्यों? चूँकि अगर बीए का सिलेबस आप जो ये बनाया गया है, अगर उसको आपने पढ़ लिया ढंग से, तो आपके अंदर इतनी शैली डेवलप हो जाएगी, इतने ज्ञानी आप हो जाओगे जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है? तो आईएएस की परीक्षा में जब आप बैठोगे, उसकी तैयारी करोगे तो बहुत ही बारीकी के साथ आप कर पाओगे। लेकिन हम लोग गलती कहाँ पर करते हैं? हम लोग गलती यही करते हैं कि हम लोग बीए का सिलेबस पढ़ते नहीं सही से। हम सिलेबस ही नहीं जानते हमारे सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है? तो सबसे पहले इसीलिए मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ ताकि हम ये जान पाएँ कि सिलेबस में है क्या। ठीक है? तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। इकाई नंबर हम 7 में पहुँचेंगे। ठीक है? इकाई नंबर 7 में क्या पढ़ना है? अनुवाद सैद्धांतिकी के बारे में पढ़ना है। अनुवाद सैद्धांतिकी 1 और अनुवाद सैद्धांतिकी 2 हमको इकाई नंबर 8 में पढ़ना है। इसमें हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद देखेंगे। ठीक है? प्रशासनिक अनुवाद मतलब प्रशासन से रिलेटेड जो अनुवाद होते हैं उनको समझेंगे। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ये अनुवाद आप मतलब अनुवाद करने के लिए आपसे लिख करके देगा कि अनुवाद करें। ठीक है? विभिन्न क्षेत्रों में। तो अनुवाद कैसे करना है इसको मैं आपको बताऊँगा, इसकी मैं एक रिवीज़न करवा दूँगा, प्रैक्टिस करवा दूँगा। बैंकिंग अनुवाद कैसे होता है, बैंकिंग अनुवाद क्या होता है, किसे कहते हैं, प्रशासनिक अनुवाद क्या होता है, किसे कहते हैं, प्रशासन में जो चीज़ें जो जो अनुवाद होता है प्रशासनिक शब्दावलियों का, वो बैंक में जो जिन शब्दावलियों का प्रयोग होता है वो आप सेकंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी पढ़े होंगे तो उसमें प्रशासनिक शब्द या बैंकिंग शब्द, विधि शब्द, ये सब क्या होते हैं आप जाने होंगे। तो अनुवाद, विधि अनुवाद मतलब कानूनी अनुवाद, तो इन चीज़ों के बारे में हमको समझना है। इसके अलावा ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में जो अनुवाद की भूमिका रही है, अनुवाद रहा है, उस अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे। अनुवाद सिद्धांतिकी 2 की में अगर देखेंगे तो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, इसमें भी वही अनुवाद की प्रैक्टिस करनी है, अनुवाद करना है। ठीक है? सामाजिक विषयों का अनुवाद, कुछ सोशल जो है विषय दिए जाएँगे, सब्जेक्ट होंगे, उनका अनुवाद हमको करना होगा अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे। कुछ सृजनात्मक अनुवाद होंगे, उनके बारे में समझना होगा। तो इस तरीके से ये कुछ अनुवाद के 2 इकाई जो लास्ट की हैं, इसमें हमको अनुवाद के बारे में जानना होगा। अनुवाद को लेकर के पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, तो उन पैराग्राफ के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो ये आपका सिलेबस रहा जिसके बारे में मैंने चर्चा करी है। तो इसी प्रकार से और भी सिलेबस मैं डिस्कस करता रहूँगा। आप यहाँ पर कुछ संदर्भ ग्रंथ लिखे हुए हैं जैसे कि तिवारी मतलब भोलानाथ तिवारी का अनुवाद विषय मतलब अनुवाद विज्ञान शब्द मतलब कि शब्दकार प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ पुस्तक 1972 में। ये सब पुस्तक आप ले सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। अगर आप विधिवत तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं हिंदी से, तो आप इन पुस्तकों को खरीद करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो अगर आप केवल बीए करना चाहते हैं तो आप इन पुस्तकों को बिल्कुल लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों लेने की ज़रूरत नहीं? चूँकि आपके लिए बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स लोग जो है अपने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पुस्तकों को एक प्रकार से लिख करके रखे हैं मार्केट में, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप वो पुस्तक भी नहीं पढ़ना चाहते मोटी-सी, तो आपके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल बहुत ही बेस्ट चैनल है। आपके लिए दिन-रात मेहनत करता है। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको बता दूँ, अगर शुक्ला स्टडी पॉइंट आपने जॉइन किया है, तो आपको बैक पेपर कभी देने की नौबत नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूँ कि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपने अगर पढ़ाई की है, मन लगा करके आपने वीडियो देखा है, हमारे द्वारा बताइए कम से कम अगर 4 से 5 वीडियो भी आपने देख लिया है, मैं तो कहता हूं कि महासंग्राम वीडियो अगर आप केवल देखते हैं और मॉडल पेपर देख लेते हैं हमारे चैनल पर जो पड़े हुए हैं, उनसे ही आप जो है 60% से ऊपर नंबर पा जाते हैं। अगर मतलब आंख मूंद करके भी देखते हैं ऐसे आराम से एक दिन परीक्षा से पहले देखते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए ताकि जब आपकी परीक्षा नज़दीक हो तो आप
बहुत अच्छे तरीके से तैयारी अपनी कर लें और आप अपनी परीक्षा में टॉप करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है, रिजल्ट आए, उन्होंने हमारे पास सेंड किया। मैंने आपको यूट्यूब पर भी उसको जो है प्रूफ के रूप में दिया था कि ताकि आप ये जान पाएँ, आपको विश्वास हो कि चूँकि आप विश्वास होगा तभी आप पढ़ पाओगे। तो विश्वास करके शुक्ला स्टडी पॉइंट पर एक बार थोड़ा-सा समय दें और समय अगर आप देंगे तो निश्चित तौर पर आपका फ़ायदा ही होगा। तो आप बिल्कुल हमारे साथ समय ज़रूर स्पेंड करेंगे और इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो बाकी 5वें सेमेस्टर में आपको साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना पढ़ना, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है, उसका भी सिलेबस दे दिया है, ठीक है? तो मैं चर्चा करूँगा 5वें सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना और हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, तो उसको हम चर्चा करेंगे। फिर जब आप आगे पढ़ेंगे, पास होंगे चौथा सेमेस्टर, तो हम 5वें सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर देंगे, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत-बहुत धन्यवाद।